सभी साथियों को नमस्कार और लिंक को शेयर करते रहिए। सभी लोग लिंक को शेयर कर देंगे एक बार। लिंक को शेयर करते रहेंगे सभी साथी। नमस्कार भैया, सभी को नमस्कार। सूबेदार यादव राम राम भैया। सभी साथी एक बार लिंक को शेयर कर देंगे और फिर शुरू करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे आज हमारे केस के बारे में और क्या ऑर्डर है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, बाकी सभी साथियों के सवाल जवाब, किसी भी तरह का किसी भी साथी का कोई भी सवाल होगा उस सब को जवाब दूंगा। किसी भी साथी के मन में कोई भी किसी भी तरह का सवाल हो आप लोग लिखते रहिए, मैं सभी का जवाब दूंगा। नमस्कार आजम भाई, नमस्कार अनिकेत जी, नमस्कार अनिकेत भैया। सभी लोग एक बार प्रमोद यादव अंत में एक प्रश्न लेने का भी समय लीजिएगा। बिल्कुल प्रमोद जी, मैं सबके आज सवालों के जवाब भी दूंगा, आप सभी लोग लिखते रहिएगा। और इसको एक बार शेयर कर देंगे सभी लोग, जैसे ही संख्या होती है हम लोग शुरू करते हैं। राधे राधे पुष्पेंद्र भैया, सभी लोग एक बार शेयर कर दीजिए। जय भीम भाई। और मैं शुरू करता हूँ। 50 लोग जुड़ चुके हैं, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे और हम जो भी सब अपने अपने जीत की गुंज रहे हैं। अरे देखिए, सब लोगों का अपना अपना स्वैग है, सभी लोगों ने लड़ाई लड़ी है तो अपना अपना सभी लोग बोलेंगे। जय सिंह भाई बोल रहे हैं एससी तक जाएगा। मैं सभी के सवालों के जवाब दूंगा, ठीक है। और हम लोग शुरू करते हैं। भास्कर बहुत उल्टा बोल रहा है। अरे यार, आप लोग क्यों परेशान होते हो? देखिए, हम लोग शुरू करते हैं। सभी साथियों को नमस्कार और सभी साथियों ने इंतजार किया लाइव का, उसके लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा संयम सभी साथियों को बरतना पड़ेगा। जैसे कि थोड़ा लोग पूछ रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है और किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं, क्या ऑर्डर हो सकता है। सभी लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल गूंज रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के मन में कुछ चीज़ें भी आ रही हैं टीम की पारदर्शिता को लेकर, उन सब पे भी मैं जवाब दूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी हमारे सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। मैं देखिए यहाँ पे ना किसी का गुणगान करने आया हूँ, ना ही किसी की बुराई करने आया हूँ। ये ऑर्डर जो रिजर्व हुआ है सभी साथियों की देन है, उसमें किसी एक पर्टिकुलर इंसान की देन नहीं है और सभी साथी जैसा कि समझते हैं सभी की मेहनत है। मैंने एक चीज़ देखी है, जब आप कुछ भी कर रहे होते हो तो सबके मन की नहीं हो सकती, वो आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे तो गैदरिंग हमारे 7000 लोगों की है। जब एक शादी होती है जिसमें 1000 लोग 1200 लोग होते हैं, वहाँ पे भी सबके मन की नहीं हो पाती है, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो सुनील यादव जी, आवाज़ डबल आपको ही आ रही है कि बाकी और भी लोगों को किसी को आ रही है? क्योंकि आपका ही कमेंट आ रहा है, बाकी किसी का नहीं आ रहा है इस तरह का। एक बार आप ईयरफोन लगा रखा हो तो उसको एक बार हटा के देखिए। बाकी हम लोग देखिए जो भी बहस हुई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। कुछ लोग इस चीज से परेशान थे कि एंड वाले दिन जो बहस हुई है, जो असित चतुर्वेदी ने बहस की थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि संदीप दीक्षित जी कोई एक अमेंडेड रूल, जिसके बारे में 2 पन्ने का अमेंडेड रूल है, जो 22 अमेंडेड रूल की जिसकी बात हो रही थी, कि वो गलत लगाया हुआ है। और सरकार ने, जैसा कि इन्होंने बताया कि उन्होंने ये बोला था कि त्रुटिवश लगा हुआ है। मैं आपको बता दूं
जो भी रूल्स होते हैं हमने जो रूल लगाए जो हमारे फेवर में है वो सारी चीजें लगाई गई। अगर विपक्ष के वकील इस बात को बोल रहे हैं कि ये गलत लगा दिया तो उनका काम है गलत बोलना। अगर वो लोग उसको गलत नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? सर्वप्रथम बात। दूसरी बात यह है कि जो रूल जिसकी बात हुई है वो रूल न मैंने बनाया है, न मेरे वकील ने बनाया है, न किसी और ने बनाया है, वो सरकार का खुद का बनाया हुआ रूल है। अगर उसमें कोई त्रुटि है तो सरकार अगले आने वाले अमेंडमेंट में उसको सही करती है। लेकिन जो रूल लगाया गया 22nd अमेंडमेंट, पहली बात तो ये भर्ती तो 20वें अमेंडमेंट पे ही हो रही है। सबसे प्रथम बात यह है 20वां अमेंडमेंट जो आया था जिसमें ATRE को जगह दी गई थी, उस अमेंडमेंट पर यह भर्ती हो रही है जो 68,500 का अमेंडमेंट आया था जिसमें ATRE को एंट्री दी गई है। और वो अमेंडमेंट लगाने का हमारा मकसद सिर्फ इतना सा था, यह बताना कोर्ट को कि इस अमेंडमेंट के थ्रू ATRE का एग्जाम होता है जो हमारे फेवर में है। तो हमने अपने फेवर की चीजें लगाई हैं। विपक्ष के वकीलों का यह नहीं कहना था कि यह गलत है, उनका यह कहना था कि यह अपडेटेड रूल क्यों नहीं लगाया गया है। तो वो जो अपडेटेड रूल 25वां अमेंडमेंट हुआ है जो 2022 में हुआ है, लेकिन हमारी भर्ती 2018 की है, तो रूल 2022 के क्यों लगाए जाएंगे? सबसे पहली बात सोचने वाली बात यह है। केस हम लोग लड़े हैं, और वो केस में क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है हम भी जानते हैं, हमारे वकील भी बेहतर तरीके से जानते हैं। इसी पर किसी को भी परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम ठीक है, जब इस केस में 3-3 महीने की डेट लग रही थी, डेट नहीं लगवाना चाह रहे थे लोगों का ये कहना था कि कोर्ट खेलते रहेंगे, इतना आसान नहीं है चीज़ों को करना, अभी तो ये भी चेंज होगा, ये होगा वो होगा और नहीं हो पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा कोर्ट से। उस टाइम पे भी हम गलत थे। आयोग टीम को उस टाइम पे भी बुरा भला बोला जाता था, लेकिन आप लोगों ने भरोसा किया। आप लोगों के सामने रिजल्ट है उसका। आज की डेट में ऑर्डर रिजर्व हो चुका है और कुछ ही दिन के अंदर वो ऑर्डर डिलीवर होगा। और इस बात का मैं यकीन दिलाता हूं आपको कि 6800 को हिलाने वाला मुझे नहीं लगता कोई पैदा हुआ है अभी। 6800 एक चट्टान की तरह है जिसको गिराना किसी के बस की बात नहीं है। सर्वप्रथम इस चीज को समझना पड़ेगा। कुछ लोगों को यह लगेगा कि मैं शायद हो सकता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहा हूं, यह भी लग सकता है, शायद किसी को हो सकता है लग रहा हो लेकिन ये ओवर कॉन्फिडेंस मेरा उस दिन भी था जिस दिन मैं ये कह रहा था कि ऑर्डर रिजर्व कराएंगे। आप भरोसा रखिए, जो हमने बातें बोली हैं आप उसको फॉलो कीजिए। ऑर्डर रिजर्व कराना हमारी जिम्मेदारी है। उस दिन भी लोग बोल रहे थे कि ओवर कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं, कोर्ट से कुछ नहीं होने वाला। जब इतना बोला है और आपके सामने सारी चीजें हैं, और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हो वो लोग उस टाइम पे भी हमें गाली देते थे जब हम लोग आयोग में लड़ रहे थे, और वो इसी बात को बोलते थे आयोग से रिपोर्ट ये लोग निकलवा लें, तो पता नहीं क्या क्या बोलते थे, मैं ये केस छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कहीं दिखूंगा नहीं, ये शब्द हुआ करते थे उन लोगों के कि आयोग से अगर इन्होंने रिपोर्ट निकलवा ली तो मैं आपको ये जिंदगी में मेरा आखिरी केस होगा, इस तरह के शब्द बोलते थे लोग। लेकिन उन सभी को गलत साबित करते हुए आपके सामने रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के दम पर लिस्ट आई, लिस्ट के दम पर केस लड़ा गया, ऑर्डर रिजर्व है, और यकीन मानिए फैसला भी आपके पक्ष में आएगा। मैं मानता हूं कि कुछ देर हो रही है, देर हुई, वो सभी लोगों से छिपा नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि देखिए, जो भी आप मुझे एक बात बताइए, कोई अमेंडेड रूल है जिसकी बात की जा रही है, कोर्ट में जो बहस हुई है, मैं उसका कुछ अंश बता देता हूं आपको। विपक्ष के वकील ने
किसी ने भी ऐसा कौन सा कागज कोर्ट को दिखा दिया, कोई मुझे इस बात को बता दे, ऐसा कौन सा कागज दिखा दिया जो 6800 के विरोध में हो, चाहे वो 13-156 के वकील हों, चाहे वो भारती पटेल के वकील हों, और चाहे वो जनरल के वकील हों। तीनों वकीलों ने, तीनों पक्ष के वकीलों ने ऐसा कौन सा कागज कोर्ट को दिखा दिया जो 6800 के विरोध में, मुझे एक सिंगल कागज कोई बताकर दिखाए। ये जो भर्ती हो रही है, इस भर्ती में सारी लड़ाई 1994 के एक्ट को लेकर है, ना कि किसी बेसिक की नियमावली को लेकर लड़ाई है, और ना ही किसी अमेंडेड रूल को लेकर लड़ाई है। ये सारी की सारी लड़ाई 1994 का एक्ट फॉलो नहीं किया गया, उसकी लड़ाई है। और मुझे कोई इस प्रदेश के अंदर इस बात को बता दे कि क्या 1994 का एक्ट हमारा विरोध करता है कि हमारे फेवर में है, कोई मुझे इस बात को बता दे। 1994 का एक्ट यह कहता है कि अगर खुली प्रतियोगिता में आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी सामान्य की कट ऑफ से ऊपर अर्हता के दम पर चयन पाता है तो वो सामान्य वर्ग की सीटों में समायोजित होगा, ना कि किसी आरक्षित वर्ग की सीटों में समायोजित होगा। ये 1994 का रूल कहता है। जिसने पढ़ा ना हो, गूगल पे अवेलेबल है, जाके 1994 का रूल डाउनलोड करे और तुरंत से पढ़े उसको। ठीक है, 1994 के एक्ट को लेकर लड़ाई की गई थी ये, और 1994 के एक्ट को सरकार ने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई है, इस रूल को हम फॉलो नहीं कर पाए सही तरीके से, इसलिए हमने एक 6800 की सूची जारी की है। और यह सूची में जो लोग हैं इनको 69,000 का पार्ट माना जाए, इन्हें पहले नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी, जिनको नहीं मिल पाई है उनको हम नियुक्ति देने जा रहे हैं, यह सरकार का कहना है। सर्वप्रथम इस चीज को समझना पड़ेगा। कौन सा ऐसा नियम है या कौन सा ऐसा कागज है जो जनरल के वकीलों ने कोर्ट को दिखा दिया हो कि ये नियम या ये 6800 इस वजह से गलत है? मुझे एक सिंगल कोई भी ऑर्डर दिखा दे, कोई सिंगल कोई भी डॉक्यूमेंट दिखा दे। देखिए, राजनीति वहां पे कोर्ट में जिसको करनी है वो करे। जनरल के वकील ये बहस कर रहे थे कि माय लॉर्ड, इस भर्ती में 13,000 ऑलरेडी ओबीसी के अभ्यर्थी चयन पा चुके हैं, उसके बाद 18,000 लोगों को और नौकरी मिली, 31,000 टोटल हो गए, उसके बाद ये 6,000 लोगों को और देने जा रहे हैं, टोटल 37,000 69,000 में से देने जा रहे हैं। क्या सारी सीटें ओबीसी को ही दी जाएंगी? ये शब्द थे उनके। तो मैं सभी को इस बात को बता दूं, 1994 का जो एक्ट है वो ये कहता है खुली प्रतियोगिता में अगर आरक्षित वर्ग के 100% अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में जनरल में जाते हैं तो 100% भर्ती आरक्षित वर्ग की हो सकती है। यह भारतीय संविधान कहता है, यह 1994 एक्ट कहता है। अगर आपको इस चीज से एलर्जी है कि 13,000 और ये 37,000 सिलेक्शन पाने जा रहे हैं, इस चीज से एलर्जी है, तो आप जाइए भारतीय संविधान को चेंज करा दीजिए। यह भारतीय संविधान हमें इस चीज को अश्योर करता है कि नियुक्ति हम लोगों को 100% मिलेगी, कोई इस बात को नहीं नकार सकता है। उसके बाद हम लोगों ने रिलाई किया 1994 को, सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड किया जितेंद्र सिंह के ऑर्डर में। क्या जितेंद्र सिंह का ऑर्डर हमारे खिलाफ है? कोई हमें बता दे। जितेंद्र सिंह का ऑर्डर यह कहता है कि आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी खुली प्रतियोगिता में अगर किसी भी रिलैक्सेशन के साथ भी जनरल में क्वालिफाई कर रहा है तो जनरल में क्वालिफाई करेगा। क्या हमारे खिलाफ है ये ऑर्डर? बताइए। नंबर 3 बात, हम बात करते हैं सौरभ यादव ऑर्डर की। सौरभ यादव ऑर्डर उत्तर प्रदेश का है, जितेंद्र कुमार भी उत्तर प्रदेश का था। सौरभ यादव यूपी पुलिस का ऑर्डर है जिसमें महिला रिजर्वेशन की बात की गई है। वो भी ऑर्डर इस बात को एश्योर करता है कि आरक्षित वर्ग का कोई भी अभ्यर्थी, बेशक उसने किसी भी तरह का कोई भी रिलैक्सेशन लिया हो, फिर भी अगर
खुली प्रतियोगिता में वो जनरल में चयन पाता है तो वो जनरल में ही काउंट होगा। क्या सौरभ यादव हमारे खिलाफ है? कोई मुझे बता दे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विकास श्रृंखला की। विकास श्रृंखला में भी इसी बात को दोहराया गया है। क्या विकास श्रृंखला हमारे खिलाफ है? कोई मुझे बता दे। उसके बाद कुछ लोग इस बात को बोल रहे हैं कि भारती पटेल जो है, भारती पटेल के एक्सीड की बात करती है। ये सरकार का अगर काउंटर कोई भी उठाकर पड़ेगा, जो महेंद्र पाल में दिया गया है, जो रॉबिन सिंह में दिया गया है, मई 2022 में 2 काउंटर दिए गए हैं जिसमें सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये जो 6800 की लिस्ट है ये 69,000 का पार्ट है। ये सरकार ने खुद अपने काउंटर में बोला है। क्या सरकार के काउंटर हमारे खिलाफ हैं? कोई मुझे बता दे। जब हम 69,000 का पार्ट है तो आप उन 6800 की भारती पटेल बात करें जो निकलने वाले हैं, ना कि हम 6800 की। क्या भारती पटेल इस बिहाफ पे हमारे खिलाफ जा रही है? कभी नहीं जा रही है। हम बात करते हैं महेंद्र पाल की। महेंद्र पाल का केस क्या था मैं आपको बता देता हूं। महेंद्र पाल ने यह बोला था, महेंद्र पाल में मैं भी याची हूं, हमारे तमाम साथी याची हैं, लो गुणांक के साथी भी याची हैं, हाई गुणांक के जो इसमें 6800 में आ गए वो भी याची हैं। हम लोगों ने महेंद्र पाल में यह क्लेम किया था कि इस भर्ती में 1994 के रूल को अच्छी तरीके से या पूरे तरीके से अप्लाई नहीं किया गया है। भारतीय संविधान का खुला उल्लंघन हुआ है। जो जनरल की कट ऑफ सरकार ने बताई थी 67.11 और जो ओबीसी की कट ऑफ बताई थी 66.73, इस कट ऑफ के बीच में 0.18 का अंतर है। इसमें हमारे 18,000 अभ्यर्थी होने चाहिए थे, लेकिन उसमें 2600 अभ्यर्थी मात्र पाए गए हैं। इस व्याप पे हमने 15,000 सीटों का क्लेम किया था। एक नंबर था हमारा कि हमने क्लेम किया था 15,000 सीटों का कट ऑफ के व्याप पर। दूसरा नंबर पॉइंट था हमारा कि यह भर्ती है 69,000 लोगों की। समझना, मैं आज थोड़ी आपको डीपली बता रहा हूं, चीजों को समझना, इन बातों को। दूसरा पॉइंट हमारा था यह भर्ती है 69,000 लोगों की। अगर हम 50%, 27%, 21% की अगर बात करते हैं तो 50% जो लोग होते हैं 34,589, उसके बाद हमें 27% मिलना चाहिए था। 34,589 के बाद जो भी कट ऑफ रहा जनरल का, उसके बाद हमारा 27% कंप्लीट होना चाहिए था और 21% कंप्लीट होना चाहिए था। यह हमने क्लेम किया था। लेकिन जब हमने पाया कि 34,589 के बाद जनरल के अभ्यर्थी जो हैं वो 5844 हैं और 5844 ओबीसी के लोग, उस व्याप पे हमारी सीटें 5844 बनती हैं अगर उन लोगों को निकाला जाए तो। यह हो गया दूसरा पॉइंट। यहां पर 2 पॉइंट थे। अगर कट ऑफ को सही माना जाए सरकार की तो हमारी सीटें बनती थी 15,000 और अगर 50%, 27%, 21% का कोटा लगाया जाए तो हमारी सीटें बनती हैं 6800। जो हमने कोर्ट को बताया था 7100 सीटें टोटल बताई थी। उसके बाद थर्ड काउंसलिंग हो गई तो लमसम आइडिया जो आ गया वो 6800 पे आ गया। ये 2 पॉइंट थे। अब जब सरकार ने ये बोला कि ये हमसे गलती हो गई, 67.11 की कट ऑफ गलत है, तो वो पहला पॉइंट जो था 15,000 सीटों का वो ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। इस चीज को समझना पड़ेगा। जब सरकार ने उस कट ऑफ को खुद से ही गलत मान लिया, सरकार उस कट ऑफ को हटाकर दूसरे कट ऑफ को सही मान रही है, तो वो पहला पॉइंट खत्म हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट हमारा बचता है वो 6800 का बचता है, जो सरकार ने 6800 सीटें दी हैं। इस हिसाब से 6800 सीटें एकदम सही हैं। अब बात करते हैं कि 6800 जब ये सही हैं, 50%, 27% और 21% के हिसाब से अगर ये 6800 सही हैं, तो उन 6800 का क्या जो 34,589 के नीचे काम कर रहे हैं, तो सरकार उनको रखे हटाए, इसी बात की सारी लड़ाई, ये कंट्रोवर्सी हाईकोर्ट में चल रही थी। अब
कोर्ट ने सरकार के ऊपर डाल दिया था, या तो आप उन्हें हटाइए या क्या लेके आते हैं उसके लिए हमें प्रपोजल लेके आइए, ये सरकार के ऊपर डाला गया था। सरकार ने बोला कि हम उन्हें हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो 2 साल से नौकरी कर रहे हैं। माय लॉर्ड, आप इसको डिसाइड कीजिए, यह सरकार का कहना था। ठीक है, उसके बाद सरकार ने बोला कि आप ही माय लॉर्ड इसको डिसाइड कीजिए, तो कोर्ट ने बोला चलिए हम शुरू करते हैं, आप इसमें काउंटर दीजिए। सरकार ने काउंटर दिए। हम प्राइवेट रेस्पोंडेंट को भारती पटेल ने और मोहिनी तिवारी ने पार्टी बनाया था, तो कोर्ट ने हमें भी बोला कि आप भी आकर रिप्लाई कीजिए। करे तो हमने एज अ थर्ड पार्टी उस पर रिप्लाई किया। हम सरकार की सारी बातों पर रिलाई करते हैं, हम सरकार की सारी बातों को यहां पर सही मान रहे हैं, जिसके ब्याह पर सरकार 6800 की लिस्ट लेकर आई। अब मुझे यह बता दीजिए, क्या सरकार हमारे खिलाफ है? जो लोग चिल्ला रहे थे तो ना सरकार, अब मैं आपको पॉइंट गिनाता हूं 6800 के जीतने का। ना तो आपके खिलाफ बेसिक की कोई भी नियमावली है। बेसिक की नियमावली खुद इस बात को बोलती है कि एटीआरई इज नॉट द पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह हमारे खिलाफ है? कोई मुझे बताए। जो लोग इस बात को बोल रहे हैं 6800 स्वाहा, कोई कुछ, मुझे सिर्फ एक बात बता दें, 6800 के खिलाफ किस वकील ने क्या बहस कर दी कोर्ट के अंदर? मैं आपको बता रहा हूं 13 156 की क्या बहस हुई थी। 13 156 की बहस करने के लिए सुदीप सेठ साहब आए थे, बुलबुल गोड़ियाल आई थी, ज्योति सिक्का जी आई थी, 3 वकील आए थे। तीनों वकीलों ने, किसी ने भी 6800 के खिलाफ एक बात नहीं बोली। किसी भी वकील ने 6800 के खिलाफ नहीं बोला कोर्ट के अंदर। जो कोर्ट में थे वो मुझे बता दें किसने बोला और क्या बोला, किस बेस पे बोला, कोई मुझे बता दे। महेंद्र पाल के वकीलों ने यह बोला था कि माय लॉर्ड, हमारी सीटें जो सरकार की कट ऑफ थी उसके हिसाब से 15,000 सीटें बनती हैं, तो हमें 15,000 सीटें दे दी जाएं। लेकिन जब कोर्ट ने यह बोला 15,000 जब सीटें आप मांग रहे हो, इसका मतलब 6800 बाय डिफॉल्ट सही है, क्या 6800 के खिलाफ हो आप? तो उन्होंने कहा नहीं, हम 6800 के खिलाफ नहीं है, वह शर्तें हमें और सीटें दे दी जाए। यह उनका कहना था। अदरवाइज अगर आप 50%, 27%, 21% की बात करते हो तो आप उन 6800 को या तो बाहर कीजिए, तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह सुदीप सेठ साहब का फाइनल सबमिशन था। सुदीप सेठ साहब ने फाइनल सबमिशन में इस बात को बोला था कि अगर उन्हें निकाला जाता है तो हमें किसी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं है। यह सुदीप सेठ साहब का सबमिशन था। कोई मुझे बताएगा 6800 के खिलाफ यह बहस होगी उसमें। उसके बाद बात करते हैं जनरल के वकीलों की। जनरल के वकीलों ने यह बहस करी कोर्ट के अंदर कि माय लॉर्ड, पहली बात तो हम केवल 6800 को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम पूरी 69,000 भर्ती को चैलेंज कर रहे हैं। और 69,000 भर्ती को चैलेंज करने का बेस हमारा यह है कि, एक सेकंड रुकना, उनहत्तर 69,000 भर्ती को चैलेंज करने का हमारा बेस यह है कि जो 1994 का रूल है वो ही गलत है। उनका यह कहना है इस भर्ती में जो रूल्स अप्लाई किए गए हैं या बेसिक की नियमावली है, इनको मॉडिफाई करने की जरूरत है, ये रूल ही गलत है। उनका यह कहना है, सारे रूल्स को वो गलत बता रहे हैं। वो इस बिहाफ पे बता रहे हैं, उन्होंने 4-5 ऑर्डर दिखाए इसके लिए। उनका यह कहना है कि एक गुजरात पीएससी का ऑर्डर है, जीपीएससी का, जिसमें यह बोला गया है कि अगर इनिशियल स्टेज पे, मतलब आप ये समझ लीजिए, प्री होता है, मेंस होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है पीएससी में, पीसीएस में। उनका यह कहना है कि अब अगर इनिशियल स्टेज पर किसी को कोई भी रिलैक्सेशन मिला है तो अगली जितने भी चरण होंगे भर्ती के, उसमें उनको वो जिस भी कैटेगरी का कैंडिडेट होगा, अगर रिलैक्स मोड में पहले से आया है, रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिला है, तो उसी कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि ये जो बेसिक की भर्तियां होती हैं वो एकल परीक्षा भर्ती होती हैं, ये डायरेक्ट भर्तियां होती हैं, इसमें कोई भी दूसरी परीक्षा या कोई इंटरव्यू नहीं होता है। तो आप इस बात को क्लेम नहीं कर सकते हो। उन्होंने इस बिहाफ पे, पहली बात तो केवल 6800 के खिलाफ नहीं है, वो लोग पूरी भर्ती के खिलाफ है, इस बात को समझिए। दूसरी चीज,
उन्होंने गलत ऑर्डर को दिखाया कोर्ट को। उन्होंने एक ऑर्डर दिखाया जो ऑर्डर कर्नाटका का था वो भी पीएससी का ऑर्डर था, सेम चीज को वो वहां पे दोहराते हैं। एक ऑर्डर था एनसीटी ऑफ दिल्ली का, प्रदीप कुमार का। उस ऑर्डर में ये बात बोली गई, एक अभ्यर्थी था जो सीटीईटी की परीक्षा क्वालिफाई किया था ओबीसी कैडर में, और उसने वो अदर स्टेट का था, उसने अप्लाई किया था दिल्ली में। तो आप सभी को यह बात मालूम होनी चाहिए कि अदर स्टेट का अभ्यर्थी किसी अदर स्टेट में अप्लाई करता है तो जनरल में ऑटोमेटिक उसको माना जाता है, में उसको आरक्षण नहीं मिलता है। तो वो अभ्यर्थी जो था वो ओबीसी में सीटेट क्वालिफाई किया हुआ था, इसलिए उसको जनरल में काउंट किया जा रहा था। लेकिन क्योंकि वो ओबीसी में पास हो रहा था, सीटेट उसने ओबीसी में क्वालिफाई की थी, इसलिए उसको काउंट ही नहीं किया गया। उस अभ्यर्थी ने बोला कि मुझे ओबीसी में काउंट करना चाहिए, मैंने ओबीसी में सीटेट क्वालिफाई किया है। और सरकार का वहां पे ये कहना था क्योंकि आप अदर स्टेट के हो इसलिए हम आपको नहीं क्वालिफाई कर सकते हैं जनरल ओबीसी की कैटेगरी में, आप जनरल में क्वालिफाई करने चाहिए, और जनरल में क्वालिफाई करने के लिए आपको सीटेट भी जनरल में ही क्वालिफाई करना चाहिए था। ये बात उनकी कहनी थी। तो क्या वो ऑर्डर हम पे रिलाई करता है? आप मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा ऑर्डर आपने दिखा दिया जो 6800 के खिलाफ है? मुझे कोई एक सिंगल ऑर्डर की बात करे। वो अलग बात है कि आप मर्सी के बेस पे कोर्ट में बात कर रहे हैं, एंड में आपका ये कहना था कि माय लॉर्ड हमें कैसे भी समायोजित कर लिया जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है भर्ती से। फिर तो भैया इस चीज को समझ लीजिए, ये कोर्ट है। अगर मर्सी पे कोई भी चीज चल रही होती या फिर कोई इंटरिम रिलीफ मिलने वाला होता तो सबसे पहले वो 6800 को मिलता, ना कि आपको। सबसे पहले 6800 को मिलता। ठीक है, ये तो हो गई कोर्ट की बात। ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं है, चाहे वो सौरभ यादव हो, चाहे वो विकास सांखला हो, चाहे वो 1994 का एक्ट हो, चाहे भारतीय संविधान हो, चाहे वो महेंद्र पाल की याचिका हो, चाहे वो बेसिक अमेंडमेंट रूल्स हो, कोई भी आपके खिलाफ नहीं है। चाहे वो सरकार हो, सरकार के काउंटर हो, कुछ भी आपके खिलाफ नहीं है। तो जो भी कह रहे हैं, उदय उदितकर जी बोल रहे हैं 13 पे भी ही आएगा, मुझे भी पता है 13 पे भी आएगा, और आप इस बात को भूल रहे हो कि 13 में हम भी याची हैं। हम भी 13 को ही लड़ रहे हैं। पता नहीं क्यों लोग चिल्लाते हैं कि 13 पे ये होगा। भाई 13 से ही 6800 का वर्ड है, आप इस बात को क्यों भूल जाते हो? 13 ऑलरेडी सक्सीड हो चुकी है। सरकार को ये बोला गया था उसमें कि ये इसमें आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, इसलिए ये पूरी भर्ती गलत है, और सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया। तो इसका मतलब 13 तो सक्सीड हो चुकी है। हमारे वकील संदीप दीक्षित साहब ने इसी बात को बहस किया था कि 13 सक्सीड हो चुकी है, भारती पटेल में कोई दम नहीं है, डिसमिस की जानी चाहिए, और जो जनरल की पिटीशन और भारती पटेल की पिटीशंस हैं वो सारी की सारी प्रॉक्सी पिटीशंस हैं, क्योंकि जो भारती पटेल को लेकर आए उनका इस भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। या तो वो 68,500 के अभ्यर्थी हैं, या फिर फ्यूचर वैकेंसीज में वेट करने वाले अभ्यर्थी हैं, या फिर एक दो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस भर्ती को पास ही नहीं कर पाए कभी भी, इसलिए उनको मजा आ रहा है इस भर्ती में टांग अड़ाने का, इसलिए वो प्रॉक्सी पिटिशनर्स हैं। दूसरा जो जनरल के अभ्यर्थी हैं वो कभी भी इस भर्ती में क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या फिर चयन नहीं पा पाए हैं, इसलिए वो भी प्रॉक्सी पिटिशनर्स हैं। इस बात को संदीप दीक्षित साहब ने एकदम क्लियरली कोर्ट को समझा दिया था, और कोर्ट इस बात से एकदम सहमत थी। तो आप मुझे बता दीजिए आपके खिलाफ क्या है, या फिर जो भी लोग बोल रहे हैं कि 6800 खत्म, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो देखो, लड़ाई उन्होंने भी लड़ी है, लड़ाई हमने भी लड़ी है, और लड़ाई 13 वालों ने भी लड़ी है, जनरल ने भी लड़ी है, और भारती पटेल ने भी लड़ी है। क्योंकि ये जो जज साहब थे वो किसी के फेवर में कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ठीक है, वो किसी के फेवर में कुछ नहीं कहते नजर आ रहे थे, इसलिए सबको अपनी अपनी जीत दिखेगी, ये स्वाभाविक है। क्योंकि आपने लड़ाई या उन्होंने लड़ाई अपने हिसाब से लड़ी,
और लड़ाई हमने हमारे हिसाब से लड़ी, लेकिन लीगली अगर बात की जाए तो मुझे कोई भी ये बता दे कि ये ऑर्डर हमारे खिलाफ है, या फिर ये बहस किसी ने भी, किसी के वकील ने कर दी जो हमारे खिलाफ थी, कोई मुझे इस बात को बता दे। जो संदीप दीक्षित साहब ने बहस की है वो बहस एक चट्टान की तरह खड़ी हुई है। अगर कोई हिलाए तो हिला के दिखा दे उस चट्टान को। हम देखिए ऑर्डर क्या होगा, देखिए जज साहब क्या ऑर्डर करेंगे क्या नहीं करेंगे ये आप भी नहीं जानते हो, मैं भी नहीं जानता हूं। मैं संभावित ऑर्डर क्या हो सकते हैं उस पर चर्चा करूंगा आगे। अगर रेवड़ी बांटने ही वाली बात आएगी तो एक मैं कह नहीं सकता, या फिर 6800 की किस्मत खराब हुई, लीगली बात नहीं कर रहा हूं, या 6800 वालों की किस्मत ही खराब होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, या फिर रेवड़ी बांटने वाली बात होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन लीगल एविडेंसेस को आधार बनाकर ऑर्डर आएगा तो 6800 को हिलाने वाला कोई नहीं पैदा, ये मैं आपको क्लियर बता देता हूं। देखिए अब हम बात करते हैं कि क्योंकि सभी साथी परेशान हो रहे हैं कि भैया क्या ऑर्डर आ सकता है क्या नहीं ऑर्डर आ सकता है, अब हम लोग उस पर बात करते हैं। ये हो गई क्या नाम कोर्ट की बात। अगर हम लोग बात करते हैं इसको आगे बढ़ाने के लिए, तो क्योंकि हम लोग लीगल पॉइंट्स पे काफी देर बहस कर चुके हैं, ऑर्डर की जो संभावनाएं हैं, अगर ये जज साहब इस बात पे आते हैं कि ये जो भर्ती है इसमें, क्योंकि देखिए आप इस चीज को समझिए, कोर्ट जो होती हैं, कोर्ट हमेशा ये कोशिश करती है, कोई भी जज हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनका जो दिया हुआ ऑर्डर है अगली बेंच में चैलेंज ना हो पाए। वो हमेशा कोशिश ये करते हैं। अगर चैलेंज ना हो इस तरह का इंटेंशन लेके वो ऑर्डर देते हैं तो हमेशा कोशिश ये करते हैं सारे के सारे पक्ष सेटिस्फाई हों, क्योंकि इसमें पक्ष बहुत ज्यादा है। जनरली केसेस में क्या होता है कि दो पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष, लेकिन यहां पर 5 पक्ष हैं, एक पक्ष नहीं है, 2 पक्ष नहीं, सॉरी 5 पक्ष हैं। देखिए गवर्नमेंट का एक अलग पक्ष है, 13,156 का अलग पक्ष है, 6800 का अलग पक्ष है, भारती पटेल का अलग पक्ष है, जनरल वालों का अलग पक्ष है। 5 पक्षधार हैं यहाँ पे, तो पांचों पक्षों को सेटिस्फाई करना इज नॉट कप ऑफ टी जो आराम से कोई भी जज आराम से पी सके उसको। तो सभी को सेटिस्फाई करना इज नॉट द कप ऑफ टी। सभी को सेटिस्फाई करने के लिए उनको सबको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन कुछ भी दे कोर्ट, कुछ भी दे अपने ऑर्डर में, वो 6800 को कभी नकार नहीं सकती है। पहला संभावित ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यह हो सकता है कि इन 6800 को 69,000 का पार्ट मानते हुए उन 6800 को जो निकलने चाहिए उनको आर्टिकल 226 के तहत, क्योंकि वो लोग मर्सी बेस पे पिछले 2 साल से नौकरी कर रहे हैं, इसलिए उनको मर्सी बेसिस पर रखते हुए उनको भी समायोजित किया जाए और इनको 69,000 का पार्ट बनाते हुए इनको समायोजित किया जाए। अगर ऐसा ऑर्डर आता है, फिर चाहे भारती पटेल वाले डिवीजन बेंच में जाए, चाहे 13,156 वाले डिवीजन बेंच में जाए, चाहे जनरल वाले डिवीजन बेंच में जाए, कोई स्टे नहीं ले सकता है। सबसे क्लियर कट ऑर्डर ये हो सकता है। दूसरा संभावित ऑर्डर ये हो सकता है कि इस पूरी भर्ती को रिविजिट किया जाए, लिस्ट को पूरी को रिविजिट किया जाए। रिविजिट करने के बाद जो लोग, और तब तक जो लोग नौकरी कर रहे हैं उसको छेड़ा ना जाए जब तक इन लोगों का द्वारा दूसरे वालों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। लिस्ट को रिविजिट किया जाए, रिविजिट करने के बाद जिन लोगों को नौकरी मिलनी है उनको नौकरी दी जाए, जिनको नहीं मिलनी है उनको हटाया जाए। यह ऑर्डर बहुत इजी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है। अगर ऐसा ऑर्डर होता है तो भी 6800 के फेवर में होगा। तीसरा संभावित ऑर्डर यह हो सकता है कि इन 6800 को 69,000 का पार्ट बनाते हुए उन 6800 को आउट स्टेट किया जाए, जो कि बहुत इजी ऑर्डर नहीं होगा। पहला जो ऑर्डर है उसमें डिवीजन बेंच से कोई स्टे मिलने की संभावना नहीं है। दूसरा जो ऑर्डर आएगा उसमें अगर किसी को निकाला जाएगा तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग
जो पॉइंट बनेगा, जिनको निकाला जाएगा, उनके साथ सरकार कोर्ट की मर्जी होती है, तो उन्हें स्टे मिलने की संभावना ज्यादा होती है, बाकी किसी को स्टे मिलने की संभावना नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे संभावित ऑर्डर को, जिसमें जो कि पॉसिबल मुझे तो नहीं लग रहा, बाकी सभी लोगों को हो सकता है लग रहा हो, कि जनरल वालों को लग रहा है कि 6800 प्लस याची लाभ उन्हें मिल जाए, जो 1356 के चयनित लोग हैं कि 6800 प्लस याची लाभ उन्हें मिल जाए। इस तरह के संभावित ऑर्डर जिन पे वो लोग परिचर्चा कर सकते हैं, वो उनके लिए संभावित ऑर्डर हो सकते हैं, जो मुझे पॉसिबल नहीं लग रहे। लेकिन चूंकि सभी पक्षों को इनको समायोजित करना है, तो हो सकता है रेवड़ी बांट दी भी जाए, लेकिन बहुत रेयर चांस है, 1% या 2% आप मान के चलिए ऐसे चांसेस। तो ये संभावित ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन किसी भी ऑर्डर में 6800 को इसमें नुकसान नहीं है। अगर किसी को इस तरह का लग रहा हो, देखिए ये मेरी अपनी एनालिसिस है, और इस भर्ती में जो एनालिसिस मैंने आज तक की है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं जो एनालिसिस करता हूं वो मैं अकेले खुद नहीं करता हूं, मैं अपने काफ़ी लोगों को एनालिसिस में शामिल करता हूं। वो मेरी अपनी खुद की एनालिसिस नहीं होती है, इसलिए उस एनालिसिस को गलत साबित होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हो सकता है साबित भी हो जाए गलत। देखिए, ये कोई भगवान राम नहीं हूं, या कोई पत्थर की लकीर नहीं खींच सकता मैं, या क्योंकि मैं भी इंसान ही हूँ, आप सभी भाइयों जैसा ही हूँ, तो हो सकता है गलत बात भी हो जाए, लेकिन चांसेस कम है उसके, बहुत ही रेयर है। ठीक है, उसके कि जो भी अदर लोग हैं 6800 के अलावा, जो भी पक्ष थे कोर्ट के अंदर, वो लोग अपनी मर्सी की डिमांड कर रहे हैं, रेगुलर मर्सी की डिमांड करते आए हैं। उनको मर्सी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये मैं नहीं कह सकता हूं, आप भी नहीं कह सकते हैं, वो कोर्ट का जब ऑर्डर आएगा तब होगा। अब ये हो गए संभावित ऑर्डर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ऑर्डर कब तक आ सकता है। कोशिश, क्योंकि ये ऑर्डर 8 तारीख को रिजर्व हुआ है, 1 हफ्ते का टाइम रिटन सबमिशन के लिए दिया गया है। मैं रिटन सबमिशन के बारे में भी एक और बात बता दूं आप सभी को, रिटन सबमिशन सभी को नहीं देना होता। रिटन सबमिशन सिर्फ उन लोगों को देना होता है जो अपने कुछ पॉइंट बहस में नहीं इंक्लूड कर पाए, अपनी बहस पूरी किए लेकिन अपने कुछ पॉइंट भूल गए। रिटन सबमिशन उनको अगर रिटन सबमिशन देना हो तो उन पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज जो बहस कर चुके हैं उन्हें किसी रिटन सबमिशन की कोई आवश्यकता नहीं होती सर्वप्रथम। इसलिए रिटन सबमिशन ज्यादातर जितने भी होते हैं वो जूनियर एडवोकेट के द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि सीनियर एडवोकेट को बहस करने का मौका मिलता है, जूनियर एडवोकेट्स को बहस करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए सीनियर एडवोकेट अपने रिटन सबमिशंस नहीं देते हैं, क्योंकि वो बहस कर चुके होते हैं, अपनी बहस को कंक्लूड कर चुके होते हैं। इसलिए सारे के सारे रिटन सबमिशन जूनियर वकील देते हैं, पहली बात। और उसमें भी जूनियर वकील वो सबमिशंस देखते हैं जिन्हें उन्हें ये लगता है कि ये बहस में नहीं लाया गया पॉइंट, वो दिया जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि रिटन सबमिशन के लिए जो टाइम दिया गया है वो 1 हफ्ते का दिया गया है, तो वो कोई टाइम 1 हफ्ता इंटैक्ट नहीं होता है, इस बात को भी समझिए। वो 7 दिन का 10 दिन भी हो सकता है, कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ये भी ध्यान रखना। तो हम लोग अगर मैक्सिमम टाइम लेके चलते हैं तो 8 तारीख को ऑर्डर रिजर्व हुआ, तो 18 तारीख को तक कोई भी रिटन सबमिशन देना चाहे तो दे सकता है। 18 अगर ऑर्डर जैसा आप पहले से लिख रहे होंगे तो जो भी रिटन सबमिशन आएंगे उनको इंक्लूड करते हुए आगे ऑर्डर की कंटिन्यू किया जाएगा। अगर रिटन सबमिशन वहां से लिखना चालू होता है तो ऑर्डर लिखना वहां से चालू होता है रिटन सबमिशन आने के बाद, तो ऑर्डर आने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसके लिए फिर हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिन हालातों में केस सुना गया है, जिस हिसाब से केस सुना गया है अभी तक हमारा, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि ऑर्डर आने में ज्यादा विलंब लगेगा। हो भी सकता है कि जो सर्दियों की छुट्टियां हों उससे 1 या 2 दिन पहले सुना दिया जाए, ये भी हो सकता है। अगर नहीं सुनाया जाता है तो जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में फिर तो आना ही है, क्योंकि छुट्टियां हैं। 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक कोर्ट बंद है।
2 तारीख से कोर्ट खुलेगी तो फिर उसके बाद ही सुनाया जाएगा। पहला पॉइंट हो गया कि क्या बहस रही, दूसरा पॉइंट हो गया क्या संभावित ऑर्डर हो सकते हैं, तीसरा पॉइंट हो गया कि क्या कब ऑर्डर आ सकता है। ठीक है, अब हम चौथे, सिंधु यादव जी लिख रहे हैं संदीप दीक्षित का रिटन सबमिशन हुआ या अभी या नहीं। देखिए अभी रिटन सबमिशन पूरे केस में किसी का नहीं हुआ है, और रिटन सबमिशन कोई ऐसी 2 पन्ने की चीज नहीं होती है जो 2 दिन में फाइल हो जाएगी, उसके लिए हफ्ता भर चाहिए होता है अगर स्ट्रॉन्ग रिटन सबमिशन देना है तो अभी तक किसी का कोई रिटन सबमिशन नहीं फाइल हुआ है। हम लोग अपना रिटन सबमिशन तैयार करवा रहे हैं, वो जो फाइल हो जाएगा बहुत जल्दी। अभी तक पूरे कोर्ट में किसी का कोई रिटन सबमिशन नहीं लिखा गया है। ज्यादातर वकील अपना रिटन सबमिशन लिखना ही सोमवार से चालू करेंगे, ये भी मैं बता देता हूं, ज्यादातर वकील। उसके बाद बीबी बार बार लिख रहे हैं जितेंद्र श्रीवास्तव जी कि भैया 6800 पर कोई खतरा तो नहीं हो सकता। देखिए जिस आपके ऊपर, मैंने आपको क्योंकि पहले से बताता आया हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। 6800 के लिए जो मेहनत की गई है वो किसी से छिपी नहीं है। मुझे कोई बता तो दे, मैं वही बोल रहा हूं। 6800 को खतरा कौन पैदा करेगा? ऐसा कौन सा ऑर्डर है जो 6800 के खिलाफ में हो? ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो इस चीज से किसी को भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, और जो भी ऑर्डर आएगा वो अपने पक्ष में आएगा। जिस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा सभी के सामने होगा। ये जो भी बहस की गई है आपने देखा होगा, हमारी तरफ से हम दूसरों का कुछ भी नहीं कह सकते हैं। 100% जो भी दे सकते थे दिया गया है, वो आप सभी ने देखा होगा। अब तक जितनी भी बहस कोर्ट में हुई है, 1 नंबर पर बहस हुई है तो वो संदीप दीक्षित की हुई है। दूसरे नंबर पर बहस हुई है तो वो हुई है सुदीप सेठ साहब की। उसके ऊपर अगर कोई अपने आप को मानता है तो मुझे नहीं लगता वो कोर्ट में कैसे मान रहा है। 1 नंबर पर बहस हुई है तो संदीप दीक्षित की, और उसी से जज साहब सहमत नजर आए थे। तीसरे नंबर पर जो बहस हुई है वो सरकार की तरफ से हुई है। चौथे नंबर पर जो बहस हुई है वो असित चतुर्वेदी के द्वारा हुई है। 5वें 6वें छोड़ दीजिए, क्या करना उसको। तो ऐसी चट्टान बना के संदीप दीक्षित साहब ने खड़ा कर दिया है कि जिसको तोड़ना किसी के बस की बात नहीं है। किसी के बस की बात नहीं तो किसी के बस की बात नहीं। बाकी पॉलिटिक्स जिसको करनी हो करते रहे। जो भी वकील वहां पे पॉलिटिक्स कि हमारे साथ ही होना चाहिए, माय लॉर्ड जनरल के, ऐसे तो सारी जनरल को कभी कुछ नहीं मिलेगा, मात्र 6000 या 7000 नौकरी पाए, इस तरह की बातें बोल रहे थे वो लोग। अगर इनको हटा दिया जाएगा तो देखिए जो रूल्स हैं वो रूल्स रहेंगे, और रूल्स के दम पे ही सारी भर्तियां होंगी। किसी भी मर्जी पे कोई भर्ती नहीं होती है, कोर्ट रूल्स पे चलती है, सब कुछ रूल्स के हिसाब से होता है। रूल्स अगर गलत अप्लाई किए जाएंगे तो हम जैसे लोग हमेशा खड़े मिलेंगे, और अपना हक हमें आपको देना ही पड़ेगा। अब आप उसमें चाहे कितना भी चिल्लाइए, वो तो उस टाइम पे कुछ भी समझ लीजिए, कौन थे कौन नहीं थे मंत्री जी जिन्होंने रेवड़ी बांट दी, वो एक अलग चीज है। लेकिन सारी भर्तियां रूल्स के हिसाब से होंगी, और रूल्स के बियॉन्ड कोई नहीं जा सकता है। और रूल्स ये कहते हैं कि 1994 का एक्ट सही है, सौरभ यादव सही है, विकास श्रृंखला सही है, बेसिक की नियमावली है वो सारी की सारी हमें फेवर करती हैं, और कुछ भी हमारे खिलाफ ऐसा नहीं है। कुछ लोग मैं देख रहा था कि ये भी बात बोलते हैं कि कौन, मतलब कि श्रेय लेने की बात। देखिए मुझे भैया श्रेय नहीं चाहिए, या मेरी टीम को किसी को भी कोई श्रेय नहीं चाहिए। जिस दिन ऑर्डर आएगा मैं खुद खड़ा होकर दूसरे लोगों को श्रेय दूंगा। मुझे 1% श्रेय नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मुझे और मेरी टीम को चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ नौकरी, उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी नहीं चाहिए तो कुछ भी नहीं चाहिए। अगला पॉइंट बात करते हैं हम लोग टीम की पारदर्शिता पर। बहुत सवाल कुछ लोग, बहुत लिमिटेड लोगों ने उठाए थे, क्योंकि ऑर्डर रिजर्व हो गया है, सभी को पता है किसने खाया किसने क्या किया। हम लोग पारदर्शिता पर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि र्यूमर बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं। पारदर्शिता जो है, आप सभी के सामने हर 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर अकाउंट का स्टेटमेंट डाला गया। कितने पैसे की आवश्यकता थी वो आप सभी के लोगों के सामने थी, और सिर्फ उतना ही पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ जो संदीप दीक्षित साहब की फीस थी।
उसके ऊपर तो पैसा इकट्ठा नहीं हुआ हमारे पास। 15.5 लाख रुपए अभी तक संदीप दीक्षित साहब को दिए गए। क्योंकि हमारे पास एंड में पैसा नहीं आया था, इसलिए हम 1 लाख रुपए उनके नहीं दे पाए। क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं आया था, 1 लाख रुपए हमें इकट्ठा करना था, जिसमें लास्ट में 3 डेट लग गई थी, हमें जूनियर को भी पैसा देना था। लास्ट की 2 डेट में, किसी को अगर चाहिए मैं स्क्रीनशॉट तक भेज सकता हूं, लास्ट की 2 डेट में 8,000 रुपए की तो मैंने फोटोकॉपी करवाई है। अगर किसी को इस बात का संदेह हो, मुझसे एकदम स्क्रीनशॉट में दे सकता हूं। 11.5 लाख रुपए की स्लिप हमारे पास आ गई है, सॉरी 13.5 लाख की स्लिप हमारे पास आ चुकी हैं। चूंकि संदीप दीक्षित साहब के मुंशी जो हैं, उनकी मदर का हमारा जिस दिन लास्ट सुनवाई थी, उससे एक दिन पहले रात को ही उनकी मदर सीढ़ियों से गिर गई हैं। वो काफी उनकी टांग टूट गई है। उनका जो टांग की ऊपर की हड्डी होती है, क्या नाम, घुटने से ऊपर, वो एकदम टूट गई है पूरी तरीके से। उनकी मदर 75 ईयर ओल्ड हैं, जो जिनकी टांग टूट गई है, क्योंकि ये टांग खोखली होती है। उनको पहले से कैंसर था, जिससे वो रिकवर हुई थी, इसलिए वो कमजोर थी। वो आराम से, मतलब जैसे ही गिरी उनकी टांग टूट गई। वो हॉस्पिटलाइज है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, तो वो बेचारे लखनऊ में नहीं है, जिसकी वजह से आगे की स्लिपें वो नहीं दे पाए हैं हमें। जैसे ही स्लिपें हमारे पास आएंगी, आप सभी लोगों के सामने सारी की सारी स्लिप सार्वजनिक कर दी जाएंगी। रिटन सबमिशन हम लोग तैयार कर रहे हैं। हमारे पास टोटल, जो अगर मैं पैसे की बात करूं तो करीब 65,000 बचा हुआ है। रिटन सबमिशन जाना है, 10-20 हजार रुपए हमें बचा के रखना पड़ेगा। जो डिवीजन बेंच में हमें जो भी फाइलिंग करनी होगी, जैसे कि कैविएट फाइल करनी है, कुछ भी फाइल करना है, वो करना होगा। मैं आपको बिगिनिंग से इस बात को बता के चला था, 1-1.5 लाख रुपए का हम शायद हिसाब ना दे पाए, क्योंकि बहुत ऐसे सारे खर्चे होते हैं कि हमें कोई फाइल निकलवाने के लिए 3,000 देना पड़ता है, 5,000 देना पड़ता है। कभी हमें डेट नहीं लग पा रही थी, वहां पे भी हमें कभी खर्चा करना पड़ता है, कभी कहीं खर्चा करना पड़ता है, कहीं खर्चा करना पड़ता है, जिसको हमें कैश देना पड़ता है, जो हम किसी को भी नहीं बता सकते हैं। वो 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा होता ही होता है, जो मैं बहुत बिगिनिंग से बता के चला था, जिसका हिसाब नहीं दे सकते हैं हम, कभी भी नहीं दे सकते, कोई भी नहीं, इस प्रदेश में कोई भी नहीं दे सकता है। लेकिन जो बातें आपको बताई गई, उस एक एक बात पे हम लोग खरा उतरेंगे, 100% खरा उतरेंगे। 1 रुपया मुझे या मेरी टीम को गवारा नहीं, किसी का भी। अगर किसी के भी मन में इस बात का कोई भी जरा सा भी सवाल हो, तो मैं दूसरों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता हूं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। आज से पहले या इस टीम से पहले इस प्रदेश के अंदर इतने सारे केस लड़े गए। मुझे कोई भी एक व्यक्ति बता दे जिसने वकीलों की फीस के स्टेटमेंट सार्वजनिक किए हों, अपने बैंक स्टेटमेंट इस तरीके जो हमें हर 2 घंटे पे स्क्रीनशॉट डाले थे, उसने सार्वजनिक किए हों, कुछ भी सार्वजनिक किया हो। उसके बावजूद अगर किसी को 2-4 लोगों को यह लगता है, तो लगता रहे भाई, मैं उसका कुछ इलाज नहीं कर सकता हूं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्योंकि बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, भैया क्या होगा क्या नहीं होगा, और बड़े परेशान हैं सभी लोग। हालांकि मेरे पास आज की डेट में सिर्फ 6800 के लोग फ़ोन नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग अचयनित लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, भैया क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये लड़ाई हम लोग 6800 की लड़ाई लेकर चले हैं, और 6800 के साथियों को मैं शुरू से इस बात को बोलता आ रहा हूं, सबसे पहले भरोसा आप पर करो, अपनी मेहनत पर करो, उसके बाद टीम पर करो, अपने भाइयों पर करो। सब कुछ आपके फेवर में होगा, कुछ भी उसके इतर नहीं होगा। और अगर इतर करेगा कोई, तो मुझे करके दिखा। जब तक आपका भरोसा कायम है, कुछ भी इतर नहीं हो सकता है। हो सकती हैं चीजें, लेकिन पराजित कभी भी नहीं हो सकता है। और वो रिजल्ट आपके सामने है, आप सभी चीजों को देख रहे हैं, सभी चीजों को परख रहे हैं। अगर किसी को भी ये लगता है कि कुछ भी इतर, देखिए, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक अभ्यर्थी ने इस केस में मेहनत की है। अगर किसी ने भी अपनी खून पसीने की कमाई से 1 रुपया भी सहयोग किया है,
तो वो खून पसीने का 1 रुपया आपकी मेहनत है और आपका सहयोग है, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है और आपकी नौकरी का सवाल है। एक एक रुपया आपकी मेहनत का है, उसको उस पे 1 रुपये पे आपको भरोसा करना पड़ेगा और आपकी मेहनत कभी जाया नहीं जाएगी, इस बात पे आपको भरोसा रखना पड़ेगा। और जिसको भरोसा है उसके खिलाफ कभी भी चीजें कभी भी नहीं हो सकती हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं इसके। इस केस को हम लोग जब उस दिन बहुत रोए थे जिस दिन हमारा सिलेक्शन लिस्ट में नाम नहीं आया था, 67,867 की सूची आई थी। एक भी अभ्यर्थी ये नहीं सोच रहा था कि कभी भी हम लोग नौकरी पाएंगे अब इस भर्ती में, या हम सरकार से कभी भी जीत सकते हैं। सब लोग ये सोच रहे थे कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, सरकार के आगे घुटने टेक, मतलब इतना इजी नहीं होता है, सब लोग समझते हैं। लेकिन मेहनत की गई, लड़ाई लड़ी गई, धीमे ही सही 2-2.5 साल लगा, लेकिन रिजल्ट धीमे धीमे मेहनत करते गए, एक सीढ़ी, एक कुछ आंदोलन किए, लाठियां खाई, लाठियां खाने के बाद जब सरकार ने बोला कुछ भी कागज लेके आइए, हम आपके फेवर में होगा, हम कर देंगे। आयोग गए, लिस्ट लेकर आए, तमाम मीटिंगें हुई, तमाम अधिकारियों से मुलाकात की, तमाम नेता विधायकों से मुलाकात की, तमाम हाथ जोड़े, पैर जोड़े, किस गिड़गिड़ाए, सब कुछ करने के बाद संविधान में लिखी हुई चीजों को प्रूफ करने में हम लोग सफल हुए। जिसके दम पर धरना दिया गया, जिसके दम पर लिस्ट आई, उसके बाद मतलब स्टेप बाय स्टेप 5 जनवरी से 10 दिन पहले तक कोई नहीं मान रहा था कि हमें कुछ भी मिल पाएगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी है, इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। और सबसे बड़ा योगदान जो है वो माननीय लोकेश प्रजापति हमारे, उसके बाद माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी विधानसभा प्रभारी नहीं होते उत्तर प्रदेश के, तो शायद हम लोगों को यह मौका देखने को नहीं मिलता और 700 की लिस्ट देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनसे हमारे स्ट्रांग बॉन्ड बने। हमने सारी चीजों को उनको समझाया। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ, प्रदेश अध्यक्ष के साथ, बीजेपी के लोकेश प्रजापति को, सबको साथ में लेने के बाद मीटिंग की, उसमें अधिकारियों को रखा गया। वहां पर सचिव साहब ने इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, इसमें विसंगतियां हुई हैं, जिसके दम पर लिस्ट आई। स्टेप बाय स्टेप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हुए धीमे धीमे आगे बढ़े, लिस्ट लेकर आए, लिस्ट फंसाई गई। उसके बाद जब कोई नहीं सोच रहा था, कॉम्प्लिकेटेड है कानून, इतना इजी नहीं है, बहुत दिक्कतें होती हैं, कभी केस सॉल्व नहीं हो सकता कानून से, ऐसे लोग कहने वाले थे। इसी तरीके से कहने वाले जब आयोग से रिपोर्ट नहीं आई थी तब भी थे कि आयोग कभी रिपोर्ट नहीं दे सकता। ऐसे ही यहां पे भी बोला गया कि कभी भी ये केस सॉल्व नहीं करा सकते हैं। किसी ने कितने दिन का टाइम मांगा, किसी ने कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन जब हमें मौका मिला, ऑर्डर रिजर्व हुआ और रिजल्ट भी आपके सामने आएगा। क्या आएगा देखिए, उसके लिए आपको सभी को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आप सभी लोग भरोसा रखें। जब इतना भरोसा आप करते आए हैं हमेशा, तो आगे भी बना कर रखें। सब कुछ हमारे फेवर में होगा, नौकरी मिलेगी हमें, बस थोड़ा सा भरोसा रखें। उसके बाद किसको क्या मिलेगा, किसको क्या नहीं मिलेगा 6800 के अलावा, इस पर हमें परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तो कहते हैं कि ईश्वर सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हमसे करे। बस आप 20,000 लोगों को और नौकरी दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम 6800 को पहले दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और देना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से कहता हूं, भरोसा रखें। सबसे पहले आपके उस सहयोग पे भरोसा रखें, उसके बाद अपनी मेहनत से जो सहयोग का पैसा कमाया, उस खून पसीने की कमाई पर भरोसा रखें। उसके बाद टीम पर भरोसा रखें, अपने भाइयों पर भरोसा रखें। ऑर्डर आपके फेवर में होगा, कोई भी आपके फेवर की चीजों को नहीं हटा सकता है, क्योंकि आप लीगली वैलिड हो, आप मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो। जिस संविधान ने हमें 27%, 21% का आरक्षण दिया है, वो संविधान हमारी रक्षा करता है। इसलिए सभी को इन सब चीजों पर भरोसा करना पड़ेगा। सभी को अपनी मेहनत पर, अपने विश्वास पर अटल रहना पड़ेगा। ठीक है, सभी के मैं इसी के साथ सवाल भी ले लेता हूं, क्योंकि बहुत बड़ा लाइव बन जाएगा नहीं तो आज।
चर्चा के चक्कर में सभी के मैं काउंटर कर देता हूं सभी सवालों के। ऑर्डर आने पर आगे की क्या रणनीति है, मानवेंद्र जी भैया पूछ रहे हैं। देखिए मानवेंद्र भैया, जब तक ऑर्डर हमारे सामने नहीं आ जाता है, क्योंकि रणनीतियां उसकी आप तैयार अभी से नहीं कर सकते हो जो कि आपको चीज नहीं पता है। हो सकता है कि ऐसा ऑर्डर आ जाए जिसमें आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता ही ना पड़े, या फिर हो सकता है कि ऐसा कोई ऑर्डर आ जाए जो फेवर में हो लेकिन आपको भागना पड़े। तो स्थिति परिस्थिति के लिए सबको तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी परिस्थिति के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी हमारा अधिकार है, हमको लेकर रहनी है। वो आप सभी लोगों को इंस्टेंट रूप से साझा कर दिया जाएगा सोशल मीडिया पर, उसको अभी से आप ना पूछें। अगला सवाल, जल्दी आयोग रद्दी आयोग चूतिया टीम है। ये कोई विद्यासागर वर्मा है, ये किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई क्लर्क हैं और ये आज से नहीं पिछले 2 साल से आयोग टीम को बेवकूफ बेवकूफ बोले जा रहे हैं। मुझे आज तक इनका ये समझ में नहीं आया इनको चाहिए क्या। आयोग टीम चूतिया है तो आप लोग इतने होशियार हो तो क्यों नहीं करा लेते हो चीजों को। हम तो गधे हैं, हम मान रहे हैं, ठीक है, हमने मान लिया हम गधे हैं, तो आके करो ना। रोका किसने आपको? किसी ने रोका? नहीं रोका ना। इससे साबित होता है कि तुम गधे थे, गधे हो, गधे रहोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर ब्रेन नाम की चीज नहीं है। उसके बाद अगला सवाल मैं लेता हूं। आप लोग सवाल लिखते रहें क्योंकि सब लोग एक दूसरे का जवाब ही दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं कमेंट में। भास्कर को छोड़ो, अपना सोचो। देखिए मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, जो लोग याची लाभ की बात कर रहे हैं, एक अकेली ज्योति सिक्का मैडम थी जिन्होंने थोड़ा केस को याची लाभ की तरफ ले जाने की कोशिश करी। उसके अलावा एक भी वकील ने याची लाभ की बात नहीं की है कोर्ट में। इस बात को समझ लो। कौन किसका हितैषी है इस बात को समझ लो। ज्योति सिक्का मैडम के अलावा किसी भी एक बंदे ने याची लाभ की बात कोर्ट में नहीं की है। उसके बाद हम लोग और सवाल ले रहे हैं। किरण पाल का ऑर्डर कब तक मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं किरण जी। देखिए ऑर्डर संभवतः, क्योंकि या तो लिखा जा रहा होगा या फिर 18 तारीख के बाद लिखा जाना चालू होगा। अगर 18 तारीख के बाद लिखा जाना चालू होगा तो सर्दियों के छुट्टियों के बाद ही आएगा। अगर लिखना चालू हो गया होगा तो हो सकता है कि छुट्टियों से पहले आ जाए। ठीक है। उसके बाद गायत्री रोहित मौर्य जी जो हैं वो लिख रहे हैं, अगर 6800 को नियुक्ति का ऑर्डर आता है और चयनित या जनरल वाले डबल बेंच में जाकर स्टे ले आए तो अपॉइंटमेंट फिर से रुक जाएगा। इस तरह को तो कभी अपॉइंटमेंट न जाने कब तक होगा। कैबिनेट फाइल करनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्यों परेशान हो रहे हो? वो आने दीजिए ऑर्डर। उन सब के लिए अभी परेशान होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद भाई कोई सवाल नहीं, कमलेश प्रधान जी पूछ रहे हैं। अभी भाई कमलेश प्रधान जी, देखिए हमारे भाई ऐसे हैं आजमगढ़ से जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है केस में। हिडन हीरो हैं इस केस के वो। कुछ लोग हैं जो फ्रंट पे आके मेहनत करते हैं, कुछ लोग होते हैं बैक में मेहनत करते हैं। हीरो हैं इस केस के, उन्होंने जितना मेहनत कर सकते थे इस केस के लिए की है। अभी भाई लिख रहे हैं, हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। अभी यादव मैनपुरी के भैया अभी यादव जी लिख रहे हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। देखिए हार जीत 2 ही पहलू होते हैं एक सिक्के के, हेड या टेल। या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है और ये केस जो होते हैं वो लीगैलिटी पे डिपेंड करते हैं, और लीगल चीजों में आप कभी नहीं हार सकते हो। इस चीज को मैं आपको एकदम आश्वस्त कर सकता हूं। राजभर निषाद जी लिख रहे हैं, प्रदीप भाई यू आर ग्रेट। भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी सभी साथी बहुत महान हैं। सभी साथियों का भरपूर सहयोग मिला है, सभी का बहुत प्यार मिला है हमें, और उसी प्यार की बदौलत, आपके सहयोग की बदौलत आप यहां पर बैठे हो कि आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ है। प्रदीप राज जी लिख रहे हैं, आपकी मेहनत पर हमको पूरा भरोसा है, 6800 की जीत पक्की 100%। बिल्कुल प्रदीप भाई, देखिए सभी लोग एकदम भरोसा रखें अपनी मेहनत पर, एकदम अपने ऊपर भरोसा रखें। हम लोग जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कोई नहीं रोक सकता है।
उसके बाद विपिन कुमार लिख रहे हैं 6800 से सब डरे हैं, सबकी ऐसी तैसी कर दे प्रदीप भाई ने। देखो ऐसी तैसी कुछ नहीं है, लीगल एविडेंसेस हैं, लीगल एविडेंसेस पे हम लोग केस में कोर्ट में लड़ रहे हैं, और सभी साथी जितने भी हमारे पक्ष विपक्ष जितने भी थे सभी लोग लीगल केस में लड़ रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि हम लोग लीगली सही हैं। अगर लीगली सही हैं, 2 साल से मेहनत 2.5 साल से कर रहे हैं, तो देखो जीतना तो तय है। उसके बाद मेरिट 24 दिसंबर, पुष्पेंद्र सिंह मेरिट समझा नहीं मैं, लेकिन 24 दिसंबर से कोर्ट बंद हो रही है, 1 जनवरी तक बंद रहेगी, उसके बाद कोर्ट खुलेगी। अनिल गुप्ता जी लिख रहे हैं याची लाभ मिले हमें चाहिए 27-21%। अच्छा, याची लाभ नहीं, हमें 27-21% चाहिए। अनिल गुप्ता जी मैं आपको बता दूं 50%, 21% और 27% की अगर बात की जाए तो उसमें 6800 में 27% पूरा हो जाता है। अगर आपको इस तरह की बातें करनी है तो 6800 को निकालने की बात कीजिए। निशांत जायसवाल जी लिख रहे हैं कोई सवाल नहीं है। धर्मेंद्र प्रसाद जी लिख रहे हैं नमस्कार प्रदीप भाई, भैया बहुत नमस्कार। ललित मौर्य जी लिख रहे हैं प्रदीप भाई आप पूरा समझा दिए और ऑर्डर 6800 के ऊपर होगा। देखिए ललित मौर्य जी, मैंने आपको सभी ऑर्डर की संभावनाएं बता दी हैं, तो आप उससे एनालिसिस कर सकते हैं, अपना भी विवेक सभी लोग इस्तेमाल करें। रुचि रजौरिया जी लिख रही हैं मेरा सवाल का जवाब दो। आपका क्या सवाल है एक बार दोबारा लिख दीजिए। गुलजार खान जी लिख रहे हैं डिवीजन बेंच आने की कितनी संभावना है। देखिए डिवीजन बेंच केस 100% जाएगा, उसको कोई नहीं नकार सकता है, लेकिन उसके लिए जरूरी यह है कि 6800 नौकरी लेकर जाता है या नौकरी के बिना जाता है। 99% चांसेस ये हैं कि 6800 यहां से सिंगल बेंच से नौकरी लेकर ही डिवीजन बेंच जाएगा। नौकरी मिलने के बाद डिवीजन बेंच नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट हेग में चले जाओ, हम लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाएगा जरूर, क्योंकि 5 पक्ष हैं यहाँ पर, 5 पक्षों को कोर्ट सेटिस्फाई नहीं कर सकती, इसलिए जाएगा जरूर। मानवेंद्र यादव जी लिख रहे हैं इलाहाबाद और लखनऊ दोनों जगह कैविएट डाला जाए। बिल्कुल मानवेंद्र जी, आप बिल्कुल परेशान ना हो भैया, अभी भी जब हम लोग 6800 की लिस्ट आई थी तब भी हमने दोनों जगह डाली थी, और इस बार भरमार कर दी जाएगी, आप परेशान मत होइए। उसके बाद मैं अपना क्वेश्चन ले रहा हूँ पवन शाक्यवंशी जी, प्रदीप भाई लंबा हो रहा है, खत्म करो। बिल्कुल ठीक है, मैं इसको खत्म करता हूँ। उदित कर जी लिख रहे हैं आप स्वार्थ में लीन होकर बोलेंगे तो सही से भटक जाएंगे प्रदीप भाई, और आपके ग्रुप में बड़े एक आंसर संस्कारी लोग हैं, जब जवाब से थक जाते हैं तो गाली। देखिए मैंने अभी तक किसी को गाली नहीं दी है उदित भाई, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, और आप बहुत शुरुआत से हमसे जुड़े हुए हैं, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ को आश्वस्त कर देता हूँ, जो लीगली है मैं उसी की बात कर सकता हूँ। मैं आपसे देखिए आप मेरा शुरू से देख रहे होगे, मैं शुरू से ही लीगली बात करता आया हूँ। मैंने कभी भी किसी भी भाई को ये नहीं बोला होगा कि आपकी 100% नौकरी तय है। मैंने 5844 का मैं ही लेकर आया था जो लीगली था। मैं कभी किसी को धोखे में नहीं रखता हूँ, वो आपने शुरू से देखा होगा। मैं आगे भी इसी तरह की बातों को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। प्रदीप वर्मा जी, भास्कर सबको याची बना रहा है, उनको बनाने दीजिए। देखो उनका जिसका जो काम है उसको करने दीजिए, आप अपने बारे में सोचिए, आप 6800 भी सोचिए, 6800 को नियुक्ति मिलेगी। देव गुप्ता जी लिख रहे हैं डबल बेंच का ऑर्डर 6800 पर कोई दिक्कत तो नहीं होगा। देखिए डबल बेंच का ऑर्डर अच्छा डबल बेंच किसका, भारती पटेल की बात कर रहे हो क्या। देखिए वो इंटरिम ऑर्डर था, जो सिंगल बेंच का था वो इंटरिम ऑर्डर था, जिसको इंटरिम ऑर्डर को अपहोल्ड किया था, कोई फाइनल ऑर्डर नहीं था, इसलिए उससे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ना ही उसका कोई जिक्र हुआ है कहीं पर भी, तो उससे किसी तरह की कोई आवश्यकता नहीं है परेशान होने की। एस रमन, पहले वाले जज जितने थे उनका भी कोई कंटेंशन ऑर्डर में रहेगा या नहीं। देखिए जो भी कंटेंशन रहते हैं वो फाइनल जो भी बहस होती है उसके बिहाफ पर डिपेंड होते हैं, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर डिपेंड नहीं होते हैं, जो भी रिटन सबमिशन दिए जाएंगे या फिर जो फाइनल में बहस हुई है, क्योंकि जज साहब ये वाले जज साहब ने ऑर्डर को रिजर्व किया है, तो ये अपने जिन्होंने जो चीजें सुनी है केस को समझाई अपने विवेक से ऑर्डर देंगे। मानवेंद्र का मैंने पढ़ चुका हूं। उसके बाद अरे बहुत कमेंट आ रहे हैं आप लोगों के। अजय चौधरी जी लिख रहे हैं भाई लखनऊ से ऑर्डर आने के बाद, कहाँ गया आपका, गायब हो गया कमेंट। हाँ, लखनऊ से ऑर्डर आने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक जगह से ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि दोनों कोर्ट सेम है, इलाहाबाद और लखनऊ, क्योंकि मेन ब्रांच जो है वो इलाहाबाद में है। लखनऊ एक यहाँ पे जो बनाई गई है खंडपीठ बनाई गई है, जो ऑर्डर यहाँ से पास हो जाएगा, सेम बेंच है, सेम कोर्ट है, तो किसी तरह जो ऑर्डर यहाँ पर होगा वही वहाँ पास हो जाएगा अगर कुछ भी चल रहा होगा तो। प्रदीप भाई आप 6800 की शान है। शूटर अविनाश पाल जी आप बहुत आभारी भैया आपका, क्योंकि मैं देखता हूँ आप हमेशा बहुत योगदान रहता है आपका केस के लिए।
बाकी सभी के प्रभात यादव जी लिख रहे हैं ऑर्डर 6800 के फेवर में आता है तो क्या सरकार 6800 की नियुक्ति देगी? क्यों नहीं, देना पड़ेगा, मजबूरी है सरकार की। आप अभी देखिए सरकार ने 6800 का कहीं पे विरोध नहीं किया है, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं इस बात को। प्रतीक रॉक जी लिख रहे हैं विजय यादव बोल रहा है कि सरकार और डीजी कहाँ गया आपका, दोनों मिलकर मामला सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। देखिए मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जितना मैं अधिकारियों से मैं मिला जुला हूँ उतना शायद मुझे नहीं लगता कोई मिलता जुलता होगा। जितनी बात मैं करता हूँ मुझे नहीं लगता होगा, क्योंकि मैं पिछले 2 साल 2.5 साल से अधिकारियों से मिल रहा हूँ और मुझे नहीं लगता कि दिमाग उनका कोई पढ़ पाता है अधिकारियों का। वो आपके मुंह पे कुछ और बोल रहे होते हैं, आप जाओगे आपके फेवर की बात करेंगे या आपके विपक्ष की एकदम बात करते हैं, तो उनके दिमाग को पढ़ना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है वो 6800 को तुरंत अगर फेवर में आता है, क्योंकि 6800 के विरोध में अभी तक कोई भी कंटेंशन सरकार ने नहीं लिखवाया है। उसके बाद अशोक के बहुत जी लिख रहे हैं आयोग टीम ने बहुत मेहनत की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अशोक कुमार जी आपका भी भैया बहुत बहुत आभार, आपने सपोर्ट किया और आपने भरोसा किया, आपके भरोसे को सलाम। और इसी तरीके से आप अपना भरोसा बनाए रखें, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। दीपक राजा जी लिख रहे हैं भैया जी नमस्कार स्वीकार करें। बहुत बहुत नमस्कार दीपक जी। देखिए मैं आपका देखता आ रहा हूँ दीपक भैया, आपने बहुत मेहनत की है, आप बहुत सपोर्ट करते हैं टीम के, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी के कमेंट आने बंद हो गए हैं शायद, सभी नमस्कार और आभार के कमेंट आ रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार। इसी के साथ मैं अपने इस लाइव को ख़त्म करता हूँ। किसी भी साथी के कोई भी अब सवाल और भी बचे हों तो अपने भाई को कॉल करें, कभी भी कॉल करें, किसी तरह की कोई भी समस्या हो या कुछ भी। ये हम लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं अपने भाई की को समझकर। और इसी तरीके से आप कॉल करें कि आप अपने भाई से बात कर रहे हैं। सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने भरोसा किया, अभी सभी साथियों का बहुत बहुत आभार। और ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि ऑर्डर आपके फेवर में हो। इसी के साथ अपने लाइव को खत्म करता हूं। सभी साथियों का नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमो बुद्धाय।